अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, आज नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी उमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि कौमी सलामती का मामला काफ़ी अरसे से नज़र अंदाज होता आ रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फ़ौज पर डालकर बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकती। हम सबको मिलकर चलना होगा और दहशतगर्दी का सद्देबाब करना होगा। और ये भी कहा कि सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना ख़तरनाक रविश है। आज इस इजलास की अहमियत, इसकी टाइमिंग पर हम बात करेंगे। और क्या सलमान साहब, सिर्फ आज इस इजलास में ये तमाम उमूर ज़ेर गौर आए हैं, ये सब बातें ही हुई हैं या कुछ फ़ैसले भी हुए हैं? देखिए, ये जो इजलास है आज का, ये कल के इजलास का फॉलोअप है। कल के इजलास में पाकिस्तान के अहले सियासत ने चीन के साथ तल्लुकात, उनके साथ होने वाले मुआहदात और सी पैक के हवाले से एक इत्तेहाद और यकजहती की बात की थी। और आज चूँकि चीनी वफद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और कल भी मैंने जिक्र किया था कि जो चीनी वज़ीर हैं उन्होंने दो बातों पे जोर दिया था। एक, उन्होंने सियासी इस्तेहकाम की बात की थी, और दूसरा उन्होंने सिक्योरिटी मामलात इस पे बात की थी। लिहाजा वो उनके खदशात दूर करने के लिए ये इजलास हुआ है। ये इजलास शेड्यूल इजलास होता है SIFC का आज, लेकिन उसे मौखर किया गया है। और ये इजलास करके ये दरअसल चीनी वज़रा को, उस वफद को बावर करवाना है कि हम इसमें किस हद तक संजीदा हैं। देखिए, आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी, ये कौमी एक्शन प्लान बना कब था? ये जब APS पेशावर का वाक़या हुआ था। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ मौजूद थी, उस वक़्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी मौजूद थे, और ये 22 नुकात पर मुश्तमिल था। इसमें से 6 या 7 नुकात पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हवाले से थे। बाकी जो 15 के करीब नुकात वो सूबाई हुकूमतों से मुतल्लिक़ थे। हमारी जो सिविल सोसाइटी, दीगर जो तबकात उनसे मुतल्लिक़। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि बात ये कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब जब खिताब कर रहे थे इजलास में, इस हवाले से तो उनका रोल बड़ा हकीकत पसंदाना था कि उनको सारे अवामल का पता था कि इसके पीछे क्या क्या है। उन्होंने ठीक कहा कि फ़िरका वाराना तंजीमें भी हैं, मंशियात वो लोग भी हैं, स्मगलिंग है। लेकिन जब आपको सारा कुछ पता है तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारे इसके सद्देबाब में क्यों कर कामयाब नहीं हुए? सिर्फ एक इदारे पे जिम्मेदारी ना डालें। देखिए, मैं तो आपको पता है हमेशा यहाँ पर कहता रहा हूँ कि ये जंग एक इदारे के लड़ने वाली नहीं है। इस तरह की जंग, देखिए आपके आईने पाकिस्तान में फ़ौज किस लिए तैयार हुई थी? फ़ौज ने आपकी जुग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना था। लेकिन ये दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर क्यों कर मुसल्लत हुई? ये अमेरिका ने मुसल्लत की, उनके अपने मफादात थे, वहाँ पर अफगानिस्तान से शिकस्त खा के वो चला गया। लेकिन ये तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का बड़ा क्रेडिट है, वो जंग जीती पाकिस्तान ने। लेकिन ये जंग, ये बड़ी ख़तरनाक जंग है, इसलिए कि जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और ये सी पैक की गर्दान कर रहा है, चीन से मामलात बढ़ाने की कोशिश हो रही है और चीन के साथ मुआहदात हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर कोई बड़ी मौशी ताकत भी बन गया तो फिर इंडिया यहाँ पर क्या बेचेगा? लिहाजा ये सारा दहशतगर्दी का अमल इसके पीछे है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब हम दहशतगर्दी की वारदातों की बात करते हैं तो आज तक जो दहशतगर्दी का अमल हुआ है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इन्हें मुकामी सहूलतकारों की तईद और हमायत हासिल नहीं होती। जब तक मुकामी सहूलतकार इसके पीछे नहीं होते, दहशतगर्दी का अमल आगे नहीं बढ़ता। तो क्या इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की हैं, मेरा ख्याल ये चीन को बावर करवाने की कोशिश है कि हम इस हवाले से संजीदा हैं, मुमकिन इक़दाम करेंगे। और ये जो जब हम फ़ौज की बात करते हैं तो आपने कभी ये बात नोट की है कि सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज और हमारे सिक्योरिटी इदारे टारगेट हो रहे हैं? दुश्मन इनको क्यों टारगेट करता है? उसको इसलिए कर रहा है कि उन्हें ये पता है कि जब तक हम इन्हें कमज़ोर नहीं करेंगे, हमारा एजेंडा और मज़मूम इरादे पूरे नहीं होंगे। और कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा। देखें, कल हमारे 5 फौजी जवान शहीद हुए और मुझे आज अच्छा लगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के सिपह सलार इकट्ठे गए। वो मसीह नौजवान जो कल शहीद हुआ है उसके यहाँ पहुँचे हैं। ये जेस्चर सिर्फ इन तक महदूद नहीं रहना चाहिए। फ़ौज ये जंग तब जीतेगी जब कौम पीछे खड़ी होगी। और कौम के अंदर इत्तेहाद और यकजहती क्यों नहीं है? एक तरफ आप एपेक्स कमेटी का इजलास कर रहे थे,
दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के आगे सवालिया निशानात खड़े कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि सियासी इस्तेहकाम जब तक कायम नहीं होगा और इस जंग के हवाले से पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज अगर एक दिन पहले वो संजीदगी जाहिर कर रही है सीपैक के हवाले से, तो अगले दिन ये सारे मामला करने की क्या जरूरत है। चीनी वजीर भी अंदरूनी इस्तेहकाम पर जोर देते हुए दिखाई दिए गुज़िश्ता जो इजलास हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब बात हो रही है आज के इजलास की, एपेक्स कमेटी के इजलास में बातें तो बहुत अच्छी की गई हैं लेकिन इन पर अमल दरामद अब तक क्यों ना हो सका। वज़ीर आज़म ने भी कहा गुज़िश्ता 2.5 दहाइयों से इस मसले ने सर उठाया हुआ है, लेकिन क्यों नहीं सर कुचला गया। देखिए, हमारी जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नेंस की, वो यही है कि आप यकसुई से और तसलसल से उन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करते जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, बल्कि हमारा एक वक्ती रिएक्शन होता है। इसमें चूँकि चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ है तो लिहाजा ये मीटिंग हो गई। वैसे भी एपेक्स कमेटी की मीटिंग प्रोविंशियल लेवल पे भी एपेक्स कमेटीज़ हैं, फेडरल लेवल पे भी हैं, वक्तन फ़वक्तन जब ज़रूरत होती है मीटिंग हो जाती है, बड़े फ़ैसले हो जाते हैं। असल मसला है इम्प्लीमेंटेशन का। देखिए, अगर आपने टेररिज्म को एड्रेस करना है तो उसके साथ साथ इंतहा पसंदी, इंतहा एक्सट्रीमिज़म, ये उसका एक लाजमी हिस्सा है, क्योंकि एक्सट्रीमिज़म से फिर टेररिज्म की तरफ जाया जाता है। और इसमें जहाँ इसका एक मिलिट्री पहलू है जिसको कि हमारे मिलिट्री डील करती है, और इसके सिविलियन या नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट्स भी हैं जिसको नॉन किनेटिक एस्पेक्ट्स हम कहते हैं, और उनको एड्रेस करने के लिए एक तसलसल से पॉलिसी चाहिए। ये नहीं है वबाल सा उठा अब आप अगले 2-4 दिनों में 2-4 हफ्तों में एक्शन देखेंगे सिविल हुकूमत कर, फिर सिविल हुकूमत लोग और चक्कर पड़ जाएगा, वो उसमें चली जाएगी। तो उसमें देखिए, उसमें आपको इसका ताल्लुक़ है जहन से, इसका ताल्लुक़ है सोच से, इसका ताल्लुक़ है इक्तसादियात से, इसका ताल्लुक़ है माशरे के माहौल से, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से नहीं हो सकता। ये पुलिस नहीं कर सकती, ये गिरफ्तारियां नहीं कर सकती। जहनी सोच कहाँ किस तरह आप तब्दील करेंगे? जब आप पूरे माशरे को ये यकीन दिलाएंगे कि हुकूमत वक्त, कोई हुकूमत भी हो, हुकूमत वक्त जो काम कर रही है वो अवाम की फलाह के लिए। जब आप रियासत पे एतमाद बढ़ाएंगे तो आप ये देखेंगे लोग गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। अब बात यह है कि लोगों को रियासत से खौफज़दा नहीं होना चाहिए, ना ही रियासत खौफ के ज़रिए अपने इक़्तिदार को ज़ाहिर करे, बल्कि अवाम से रिस्पेक्ट। जहाँ रिस्पेक्ट होगी वहाँ इस किस्म के मामले कम होंगे। हमने रिस्पेक्ट क्यों खो दी है अदारों ने, जो हमारे रियासती अदारे हैं, ख़ासकर हमारे सिविलियन जो अदारे हैं, उनकी वो हैसियत क्यों इतनी कमज़ोर हो गई है? फिर आप अपने तालीमी निज़ाम पे नज़र डालिए, क्योंकि जहन को बनाने में तालीम का बड़ा रोल है, आपके घर के माहौल, महल्ले के माहौल का बड़ा रोल है। देखिए, तालीम की बात आई ना, ये आप एक इकोनॉमिक सर्वे को कोई नहीं बात करता ना, क्योंकि उसमें नेगेटिव चीज़ें हैं ना। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले साल एजुकेशन में 1.5% GDP खर्च की है, और हेल्थ केयर पे, फेडरल हुकूमत की बात कर रहा हूँ, सूबे भी करते हैं इसके अलावा। अच्छा, तो फेडरल हुकूमत ने 1.5% GDP एजुकेशन को दी है, और हेल्थ को फेडरल हुकूमत ने 1% दिया है। ये मेरा डाटा नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे में आप जाके पढ़ लें, आप उसमें देख लें। अच्छा, उसके अलावा सूबे भी इसमें कुछ खर्च करते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब आप इंसानी फलाह के जो बुनियादी काम है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सिविक कम्युनिटीज़ हैं, और जहन की परवरिश है एक ख़ास अंदाज में, इससे इस किस्म का सलूक करेंगे तो फिर लोग तो जाएंगे मदद, अपनी मदद के लिए एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास। एक जो इंतहा पसंदाना सोच जो है, उसको अगर आपने रोकना है तो माशरे को तब्दील करना है। आपकी प्रायोरिटीज हुकूमत बदले, मीटिंगें ना करे। ठीक है, आपने कहा एक दहशतगर्दी का ताल्लुक इंतहा पसंदी से, एक्सट्रीमिज़म, और उसके लिए जहन साजी की ज़रूरत है, आपको अपनी एजुकेशन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। रसूल बख्श रईस साहब, वज़ीर आज़म ने आज नरम रियासत की एक टर्म यूज़ की है। उन्होंने कहा कि नरम रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद बहाल
نہیں کر سکتی، اس سے کیا مراد لی جائے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ ریاست اپنے قوانین کا نفاذ نہیں کر سکتی، عدالت وقت پر انصاف مہیا نہیں کرتی، حکومت انشور نہیں کر سکتی کہ لوگوں کو وقت پر انصاف ملے گا، اور سافٹ اسٹیٹ ہم بن چکے ہیں کہ جس کی مرضی چاہتی ہے گرین ایریاز پہ جا کے، پبلک پراپرٹی پہ جا کے کوئی مذہبی ادارہ بنا دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے حکومت یا پبلک پراپرٹیز فارسٹس ہیں ہمارا مارگل ہلز کے بارے میں سپریم کورٹ کا شاندار فیصلہ آیا ہے، لیکن یہ کون کرتا رہا کہ وہاں پہ ریسٹورانٹ بنایا جائے؟ تو جس کا جی چاہتا ہے جو کرنا شروع کر دے۔ تو ریاست اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو ظاہر ہے کہ ریاست پھر وہ سافٹ ریاست کہلاتی ہے، اس کی استعداد کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں انہوں نے جو بات کی ہے ایک مناسب بات ہے، لیکن ایک صاف ریاست جو غیر مؤثر ہے، جس کی استعداد کمزور ہو چکی ہے، اس کو مستعد کیسے بنانا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے لیے یہ تمام باتیں اہم ہیں، تعلیم بھی، صحت بھی، فلاح بھی، ریاست کے اوپر اعتماد بھی، سیاسی استحکام بھی، لیکن جو حکومتیں اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے کامیاب ہوئی ہیں، انہوں نے قانون، پولیس اور سیکیورٹی کے ادارے اور عدالتوں پر انحصار کیا ہے۔ جب تک آپ عدالتوں کے ذریعے ان لوگوں کو سزا نہیں دلوائیں گے اور ان کو جب تک یہ گرفتار نہیں کریں گے کہ قومی الیکشن جو یہ نیشنل ایکشن پروگرام ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، کہ انتہا پسندی کی بات ہے کہ انتہا پسندی اب جن لوگوں نے سوات میں یا کہیں اور لاؤڈ سپیکرز پہ جا کے لوگوں کو یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ فلاں کا گھر جلا دو، فلاں مسلمان نہیں ہے، فلاں مسلمان اس کو ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں جو کرتے ہیں ان کے پکڑ دھکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ قومی ایکشن پروگرام میں یہ شامل تھا کہ لاؤڈ سپیکر بند کریں گے، لاؤڈ سپیکر بند کیے گئے، لیکن پھر جب انہوں نے ایک ریاست، یہ سافٹ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جب یہ لاؤڈ سپیکر والوں نے جن کا مس یوز کرتے ہیں انہوں نے زیادہ تقاضا کیا، حکومت پھنسی ہوئی تھی تو اس کے اوپر آپ نے پابندی ختم کر دی کہ مسلمان ملک اور بھی ہیں، یہ صرف پاکستان ہے۔ سعودی عرب میں کیا ایسا ہے کہ جس وقت چاہے آپ تقریر کرنا شروع کر دیں؟ یو اے ای میں، ترکی میں، ایران میں کون سا مسلمان ملک ہے کہ جہاں پہ اس قسم کی انارکی ہے جو پاکستان کے اندر ہے؟ تو سافٹ اسٹیٹ انارکی پیدا کرتی ہے، اس کو آپ ختم کریں، اور یہ کام ضلع کی انتظامیہ کا ہے، مقامی حکومتیں بنے۔ میاں صاحب کیوں بات نہیں کرتے مقامی حکومتوں کی؟ آپ نے ایم این ایز کو آپ نے ڈالا ہوا ہے ترقی کے لیے، ترقی یہ نہیں کر سکتے۔ ترقی کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے، مقامی حکومتیں ہیں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کو چلائیں، استحکام ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان تمام تر معاملات کو دیکھنا ہوگا اور لوکل باڈیز کو ایکٹیو کرنا ہوگا، اس کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ صافی صاحب، اجلاس ہوا، وزیر اعظم نے جو باتیں کی انتہائی سنجیدہ اور واضح باتیں کی ہیں، لیکن نیشنل ایکشن پلان کی اسپرٹ پر کیا اس کے اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد بھی ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، اور بہت مشکل ہے۔ اگر یہ قیادت ایسا کر جائے تو اس قوم پہ، اس ملک پہ، اس مملکت پہ ان کا بڑا احسان ہوگا۔ سلمان غنی صاحب نے آپ کو یاد دلایا کہ 2014 سے لے کر ابھی تک آپ قومی نیشنل پلان جو ہے اس پہ آپ دیکھیں، ایکشن پلان پہ، اس پہ کس شعبے میں آپ کو عمل درآمد نظر آتا ہے؟ اس وقت ہم ایک نارمل قوم نہیں ہے، ہر طرف ہماری صفوں میں یہ تاثر ہے کہ ہم انتہا پسند ہے، ہم جو ہے خونخوار بیڑی ہے ہمارے اندر گھسے ہوئے ہے۔ ایک الزام لگانے کی دیر ہوتی ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کا تکہ بوٹی کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں، برسوں پہلے باچا خان نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ کہا تھا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور گھر گھر اور گلی گلی جا کے آپ کو یہ پیغام نہیں دے سکتا، لیکن مذہب
اور دین کے نام پہ جو کچھ آپ کو سکھایا جا رہا ہے اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں. یہ اس کے بعد جو ضیاء الحق صاحب آئے اور اس نے اپنے امریت کو دوام دینے کے لیے جو بنیاد رکھی ہے، آج ہم وہ بویا ہوا کاٹ رہے ہیں. ہر طرف ہمارے ہاں مذہبی جنونیت ہے، سیاسی جنونیت ہے، ہمارے ہاں معاشرتی جنونیت ہے، اور روکنے والے ہاتھ نہیں ہے. قانون کمزور ہے. اب یہ مدین کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس شخص کے عمل کے کوئی بھی شعور اور کوئی بھی مسلمان اگر جو الزام ہے ان پہ، اس کی کوئی نہ تائید کر سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی اتنی توہین کے بارے میں سوچ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو کیا گیا، کیا یہ مہذب معاشرے کا رویہ ہے کہ پولیس اسٹیشن سے نکال کے اس کو مارا گیا، جلایا گیا؟ اس سے پہلے جو سیالکوٹ میں ہوا، جڑانوالا میں جو ہوا، اچرا میں ہوا، یہ سینکڑوں لوگ مذہب اور اس کے نام پہ شہید ہوئے. اور اس سے بھی بڑھ کے جو وزیر اعظم صاحب نے آج ایتھکس کمیٹی میں بھی جس جانب اشارہ کیا کہ 25-30 سال کے دورانیہ کہ اگر ہم ماضی کی بات نہ کریں، اس بیچ میں لاکھ سے زائد سویلین نے شہادتیں پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیکیورٹی فورسز آئے روز ان کی شہادتیں ہو رہی ہے، وہ الگ سے ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور انہوں نے یہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے. وہ تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم جو بیٹھے ہیں، جو ہمارے گرد و پیش جو عام لوگ ہیں، وہ کیا اپنا فرض نبھا رہے ہیں؟ کیا ہماری سیاسی قائدین وہ اپنا جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے امن و امان اور جنونیت اور انتہا پسندی کم کرنے کے لیے، کیا وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری مذہبی جماعتیں، کیا ہماری مذہبی رہنما، کیا ہمارے علماء وہ ہمیں استدلال اور استقامت کا رستہ اور اعتدال کا رستہ بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو وزیر اعظم صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے، نہ ان کی بس کی بات ہوگی. اب فوج اپنے قوم کے خلاف کیا کرے گی؟ کیا ان کے خلاف کل کی جنگ کرے، گھر گھر جا کے خدا نخواستہ ہم خانہ جنگی شروع کرے؟ جب تک معاشرہ خود ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا اور ہم جنونیت، انتہا پسندی، دہشت گردی کو اپنا جنگ نہیں سمجھیں گے، تو تب تک یہ ناسور ہمارے وجود میں، قومی وجود کو وہ کمزور کرتا رہے گا، اور ہم خدا نخواستہ اسی طرح یہ قربانیاں دیتے رہیں گے، لیکن نجات ہمارے پاس آپ کہہ رہے ہیں سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، تبھی ہم اس معاملے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. پروگرام میں اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا میں طویل ترین لوڈ شیڈنگ اور اس پر صوبائی حکومت کے طرز عمل کا کیسے مسئلہ حل ہو جائے گا، جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس قیامت خیز گرمی میں لوڈ شیڈنگ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے، لیکن یہ معاملہ خیبر پختونخوا میں اس وقت زیادہ سنگین نظر آیا جب عوام سڑکوں پر نکل آئے اور وہاں کی جو مقامی قیادت تھی، ایم پی ایس تھے، ان کی قیادت میں احتجاج کیا گیا اور گریڈ سٹیشنز پر دھاوا تک بولا گیا. نہ صرف ایم پی ایس بلکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی سوئچ آن آف کرنے کا معاملہ وہاں پر بھی نظر آیا اور ان کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی کہ نیشنل گریڈ سٹیشن کو بجلی بند کر دی جائے گی. تو یہ معاملہ ابھی تک سارٹ آؤٹ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن وفاق کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ایسا کہہ رہے ہیں، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے اور یہ مسئلہ کیا ایسے حل ہونا ہے گریڈ سٹیشنز پر دھاوا بول کے، یا مل بیٹھ کے کوئی حل نکل سکتا ہے؟ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تکنیکی مسئلہ ہے یا سیاسی مسئلہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ وفاق اور صوبے میں تنازع بڑھتا جا رہا ہے اس معاملے پر. یہ کوئی نئی بات تو پختونخوا میں نہیں ہو رہی، اس سے پہلے بھی وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. کیوں کر ہوتی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ بجلی چوری کے واقعات جو ہیں، لائن لاسز جو ہے وہاں پر ہوتے ہیں، اور صرف پشاور الیکٹرک میں بجلی چوری 70 ارب روپے کی سالانہ، یہ نیپرا کی رپورٹ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ریکوری ہے، جو بلوں سے ریکوری ہے،
वो 7% कम है जो 24 अरब का नुकसान होता है। जहाँ तक लोड शेडिंग की बात है, देखें जब चीफ मिनिस्टर साहब खुद एक काम करते नजर आएंगे, चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का सबसे बड़ा मनसब होता है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का मुतकाजी है। और आपने जैसे कहा कि अरकान असम्बली जाकर अगर ग्रिड स्टेशन पर हमले करेंगे, वहाँ बैठ के ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करेंगे, तो इसका मतलब कि वो सरखरू वहाँ के अवाम के सामने नहीं होना चाह रहे, किसी और जगह होना चाह रहे हैं। कि ये इशू क्या इस दफ़ा था या इससे पहले भी था, आप सारा उनका उठा के देख ले कि 16 वो कहते हैं जी कि हमारे वफाक में 1600 अरब वाजिबुल अदा है। मरकज़ कहता है कि जी बिजली चोरी और सारे मामलात में हमने 600 अरब लेना है सारे पाकिस्तान से। मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा अगर बिलों की रिकवरी है तो ये पंजाब के ये 4 डिवीज़न है। Exactly. और वफाक की एक शुरू से पॉलिसी है कि लोड शेडिंग वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पर बिजली चोरी ज़्यादा होती है। हमें किस चीज़ का हमारा क्या कसूर है? अली अमीन गंडापुर यही कह रहे हैं ना कि हमें बताया जाए कहाँ बिजली चोरी ज्यादा हो रही है, हम सख्त एक्शन लेंगे। आप 12 घंटे लोड शेडिंग करें, देहातों में 22-23 घंटे लोड शेडिंग। आप ये एक सवाल जो आपने खुद ही कह दिया, मैं यही कहना चाह रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि 12 घंटे की लोड शेडिंग तो होनी चाहिए। 12 घंटे की बात वो क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब उन्हें पता है कि बिजली चोरी होती है, ठीक है ना। वो कहते हैं 12 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 12 घंटे भी नहीं होनी चाहिए। आज है कि बिल सबको देना चाहिए, ये मुल्क जो है ये आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर ये समझेगा कि मैं जोर आवरी के जरिए इस तरह की सूरत हाल पैदा करके वहाँ पर बिजली बहाल कर लूँगा, तो मेरा नहीं ख्याल अगर उनके पास कोई बटन मौजूद है तो इस्लामाबाद वालों के पास भी कोई बटन मौजूद है। दरअसल वो जो अपने बांजी पीटीआई उनकी वहाँ पर सरखरू होना चाहते हैं, वो मेरा ख्याल पख्तूनख्वा के लोगों के सामने अगर सरखरू होने के लिए कोई सियासी तर्ज अमल अख्तियार करें तो बैठ के मसले का हल निकाला जा सकता है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार ये बात करूँ, ये मेरे पास सारे अदाद शुमार मौजूद हैं पख्तूनख्वा के हवाले से कि इससे पहले भी वहाँ पर यही सूरत हाल है। अगर बिल देते हैं जो पंजाब के ये 4 डिवीज़न देते हैं, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस का मसला जब तक हल नहीं होगा आप और मैं इसका बिल देंगे, इसका लोड हम पे पड़ेगा और उन लोगों पे लोड पड़ना चाहिए। क्या वजह है कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं लोग उनके जो साथ जाके खड़े हो जाते हैं, और वो लोग खड़े हो जाते हैं जो असेंबलीज के मेंबर हैं। लेकिन सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये बात नहीं करे, बिलावल भी कह रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। वहाँ पर भी हैपको में हैदराबाद इलेक्ट्रिक वहाँ पर कितनी होती है बिजली चोरी? पॉइंट यही है ना, फिर किसकी बात को दुरुस्त माना जाए? डॉक्टर साहब, और इस मसले का हल क्या है? क्या सूबे और वफाक आपस में लड़ते रहेंगे? देखिए, इस मसले के रुझानात जो हम देख रहे हैं वो बढ़ेंगे। यानी हमने कश्मीर में देखा वाकया, केपी में देख रहे हैं, कराची में भी वो कराची इलेक्ट्रिक पे पथराव हो जाता है, के इलेक्ट्रिक पे पथराव हो जाता है। मेरा ख्याल है कि ये पैटर्न बढ़ेगा क्योंकि लोग को एहसास यही पैदा होगा कि जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे उनका इलाज कोई नहीं है। देखिए, बिजली की जो मसला है ये बड़ा पेचीदा मसला है। इसमें सिर्फ लोड शेडिंग ही नहीं, इसमें बिल्स भी हैं। बिल्स का मसला भी है, जो बिल लोड शेडिंग भी ऊपर जा रही है, बिल भी ऊपर जा रहे हैं, कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। हाँ, उसमें अभी मैं बताऊंगा ना 2-4 लेटेस्ट चीज़ें जो ऐड होने वाली हैं आपके, वो हम ब्रेक के अगले महीने हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब, इस पर ब्रेक के बाद अगला टॉपिक है। चले अगले टॉपिक में उस पर बात करेंगे। देखिए, बात यह है कि जो केपी है वहाँ एक उसकी एक मखसूस हैसियत है। अच्छा, पहले मैं आपसे बात करूँ, हमारे यहाँ मीडिया में बड़ा चल रहा है लाइन लॉसेस इतने हो रहे हैं। देखिए, लाइन लॉसेस और थेफ्ट 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अगर लाइन लॉसेस हैं तो इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे आती है। इसका मतलब यह है कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फजूल है कि बिजली ज़ाया होती है। लाइन लॉसेस को थेफ्ट से ना करें। ये हमारे यहाँ थेफ्ट की अखबारात में भी ये चीज़ें छप रही हैं कि वो लाइन लॉसेस की बात नहीं करते, उसको लाइन लॉसेस कह देते हैं। बिजली चोरी का एक मसला है और एक लाइन लॉसेस का भी मसला है, दोनों मसाइल हैं। और जो लाइन लॉसेस हैं वो नालायकी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो तार का सिस्टम, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो निहायत पुराना है। उनकी नालायकी आवाम भुगत रहे हैं, उसकी वजह से आवाम पैसे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नुकसान की गलती है, आवाम उसके पैसे दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है केपी के अंदर जो हमें चीज़ें हम जिक्र नहीं करना चाहते वो ये है कि बहुत से इलाकों में पहले भी बिजली के बिल नहीं आते थे, वहाँ मीटर ही नहीं होता थे। 7% 24 सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, जो आपके बहुत से ट्राइबल एरियाज थे जो अब ज़िले कहलाने लग गए हैं, उनमें मीटर ही नहीं होता था।
اچھا اب آپ یہ ٹریڈیشن جو کے پی کے کچھ علاقوں کی ہے، اس ٹریڈیشن کو آپ بالکل اگنور کر رہے ہیں اور ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ لوگ بل نہیں دے رہے. بھائی بل کا وہاں رواج ہی نہیں بہت سے علاقوں کے اندر. تو اس کا طریقہ یہ ہے جہاں پر عملہ جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ ڈنڈے کے زور سے انفورس نہیں کر سکتے، یا بجلی کاٹ کے انفورس نہیں کر سکتے، بجلی بند کر کے انفورس نہیں کر سکتے. آپ کمیونٹی موبلائزیشن کیجئے، اس علاقے کے جو اہم لوگ ہیں یا ان کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ مل کے موبلائز کر کے لوگوں کو یہ احساس دلوائیں، اور اس کے بعد میٹر لگ سکتا. ویسے اگر آپ میٹر لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو گڑبڑ ہو جائے گی. یہ کمیونٹی موبلائزیشن کی ضرورت ہے، اس طرف جانے کی ضرورت ہے، تب یہ مسئلہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ 18 اور 22 گھنٹے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہمیں نظر نہیں آتی کہ اتنی، اگر تو بجلی بند کر دیں، آپ 22 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ کریں تو 2 گھنٹے آپ بجلی دے رہے ہیں. کے پی نے پرانے زمانے میں جو پہلا دور میں انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے الیکٹرک جنریشن پلانٹس لگائے ہیں پانی کے اوپر، جو چھوٹے موٹے علاقوں کو کم ریٹ پہ وہ بجلی جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن موجود ہے کہ نیچرل ریسورسز کی استعمال میں ترجیح پہلے اس علاقے کو دی جائے گی، اس صوبے کو دی جائے گی جہاں سے وہ چیز نکالی گئی ہے. اس کو وہ جو ہے اس چیز کا بھی اپنے ذہن میں خیال رکھیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یک طرفہ کہ وہ جو ہے چیف منسٹر پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ چیف منسٹر گینگسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، چیف منسٹر فلاں ایکٹر کو نام لیا جاتا ہے، ہمارا ایک پرانا ایکٹر جو مرحوم ہو گیا ہے کہ وہ اس کی طرح کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ حملے اپنی جگہ اچھا حملے کوئی نہیں ہیں، حملے میں ڈیمیج کیا ہوا ہے؟ ڈیمیج تو کچھ نہیں ہوا نا، وہاں جا کے انہوں نے چلوایا ہے، زبردستی پریشر ڈال کے وہ چلوائے ہیں. تو یہ چیزیں جو اپنی جگہ درست نہیں ہیں، اپنی جگہ درست نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف یہ جو سینٹر کی آرگومنٹ ہے کہ جناب وہ بل نہیں دیتے، بھائی آپ ہسٹری کیوں نہیں دیکھتے؟ لیکن سینٹر یہ بھی کہتا نا کہ آئیں بیٹھیں معاملات مل بیٹھ کے افہام نہیں، آپ کمیونٹی موبلائزیشن کریں. لیکن اس ساری صورتحال میں رسول بخش صاحب، گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے ایک حل پیش کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صوبے کے 3 بجلی کے ادارے ہیں، وہ ایسا کریں کہ آپ صوبائی حکومت کو دے دیں، وہی بٹن آن کریں، بٹن آف کریں، اور بل بھی وہی وصول کریں. تو یہ حل کتنا کارگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ سب صوبوں کو دینا پڑے گا. پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ یہ مسائل اٹھائے گئے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں کہ عوام کو یا حکومت کو یا سیاسی جماعتوں کو جو بار بار یہاں پہ حکومتیں بناتی رہی ہیں، معلوم ہوا ہے کہ بجلی خیبر پختونخوا میں چوری ہوتی ہے، بلوچستان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سندھ میں ہوتی ہے، پنجاب میں کمی ہوتی ہے. یہ سب کو معلوم ہے. تو اس کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت تھی وہ تو یہ تھے کہ آپ ان ڈسٹریبیوشن کمپنی کے اندر گورننس کے اصلاحات کریں. کیونکہ میں جو جانتا ہوں یا آپ اگر جانتے ہیں، تھوڑا سا دھیان دیں کہ کیسے بجلی چوری ہوتی ہے، اس میں ان کے جو اپنے ملازمین ہیں وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے بغیر بجلی چوری نہیں ہو سکتی. دوسری بات کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو ڈسٹریبیوشن کمپنی کا نظام ہے مکمل طور پر مفلوج ہے، ناکام ہو چکا ہے. آپ ان کو پرائیویٹائز کریں. آپ یہی جو بجلی آپ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں آپ دے رہی ہیں، وہ وہاں کے جو بڑے وہاں سرمایہ دار ہیں، آپ ان کو بیچ دیں، وہ بلک میں ان کو بیچیں، وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کریں اور خود بخود بل وصول کریں گے. یہ کئی ماڈل موجود ہیں دنیا میں کہ پاکستان واحد ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان مارس میں ہے یا کسی خلا میں ہے. دنیا میں یہ مسائل ہیں، دنیا نے مسائل حل کیے ہیں. تو یہاں ہماری قیادت ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتی؟ صلاحیت اس لیے نہیں رکھتی کہ بنیادی طور پر وہ مصلحت اندازی سے کام کرتے ہیں، مصلحت پسندی سے کام کرتے ہیں کہ چلو جی اپنا وقت گزارو، آگے چلو، آگے کے لیے مسائل چھوڑ کے چلے جاؤ. کیا یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بجلی چوری بند کرے؟ بلوچستان حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ گنڈاپور صاحب کی ذمہ داری ہے کہ بجلی چوری بند کرے. لیکن وہ اس صورت میں صرف کر سکتے ہیں جب حکومت، وفاقی حکومت کے جو ملازمین ہیں وہ اس میں ملوث نہ ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ مسائل کا
हल नहीं है। जो मसला है उसके कई पहलू हैं, उनके ऊपर ठीक सारे है। बैठ जाए। इस वक्त मिल मान बैठकर लेते हैं कि मामला जमहूरी हल हुकूमत करने है, की कोशिश लेकिन करें। कुछ आपने कहा तो दुनिया करें में ना कई हुकूमत मॉडल्स हैं, पाकिस्तान उनको के स्टडी इस्लाहात के करने की लिए। ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मसलहत पसंदी से काम लें। साहब आप बताइए, आपका सूबा है, आखिर चल क्या रहा है? क्या वाकई बिजली चोरी, लाइन लॉसेस और लोग बिल नहीं दे रहे वहाँ पे, इसलिए लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, या फिर विफाक और सूबे के दरमियान एक तनाज़ा है, चपकलिश है? हो क्या रहा है ये सूबा आपका भी है, हम सबका है, ये पूरा मुल्क जो है हम सबका साझा है। बिल्कुल। ये जो वहाँ पे जो चोरी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान की हमारी एक कौमी ज़हनीत बन चुकी है, जहाँ पे शहरियों को गलत काम करने का मौका मिलता है, चाहे वो केपी हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, तो वो हाथ साफ करने से बाज नहीं आते। हम मानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के हवाले से शिकायत ज़्यादा है, और बजा तौर पे ये बात दुरुस्त है कि वहाँ वाजिबात भी टेस्को और पेस्को के सबसे ज़्यादा है। 335 अरब रुपए के बकायाजात सारिफीन ने और मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने देने हैं। लेकिन ये बात हमें जो आम सारिफीन है, एक बात तो ये हमें क्लियर कर देनी चाहिए कि आम शहरियों पे इस तरह तनकीद करना और उन पे उंगली उठाना और एक कौम को, एक सूबे को सिर्फ चोरी से नथी करना किसी तरह मुनासिब नहीं है। इन वाजिबात में आप देखें कि सरकारी इदारे, जो सूबाई इदारे भी है और वफाकी इदारे हैं, उनकी वाजिबात कितनी है, और आम जो मेरे तरह और आपका तरह आम सारिफ है, उन्होंने कितना बिल देना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप सूबे को उनके वाजिबात अदा नहीं कर रहे, सूबे के अवाम को उनका हक़ नहीं दे रहे, NFC अवार्ड में जो उनका हिस्सा बनता है वो आप नहीं दे रहे, आप उनको जो खालिस मुनाफा है हाइडल पावर के सेक्टर में वो उनको फराहम नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में 59% बिजली हाइडल से पैदा होती है, और बाकी बिजली आप महंगे IPP से ले रहे हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग पे तो उनको आप बिलियंस डॉलर के पैसे दे रहे हैं। अपनी शहरियों को खुदा की पनाह इस शदीद गर्मी में 22 घंटे 24 घंटे, इससे तो बेहतर है, बिल्कुल ये तजवीज़ दुरुस्त है कि बिल्कुल बटन ऑफ ही किए जाए और ख़त्म की जाए, और खैबर पख्तूनख्वा के सारिफीन को कहा जाए कि आपको बिजली दस्तयाब नहीं है। अगर आप किसी कानून और ज़ाब्ते को नहीं मानते, वफाक अगर इस मामले में सूबे की शिकायत को नहीं मानता, मैं मानता हूं कि उस बड़े बालों वाले वज़ीर आला साहब का अंदाज जो है सुल्तान राही जैसा है, लेकिन उसने गैर कानूनी काम क्या किया है? क्या उसने कोई बटन अभी तक दबाया है? क्या उन्होंने कोई तार अभी तक काटी है? वो अगर ये भी ना कहे तो उसके तो अपने अवाम उनको जूते मारे, उसने तो वहाँ पे हुकूमत करनी है। और आप जाएं इस 45 की गर्मी में, इस 50 दर्जा हरारत में लोगों के बच्चे और लोगों के बुजुर्ग जो है गर्मी से जाबहक हो रहे हैं, और वहाँ पे आप उनको वज़ीर आला को इस बात से रोक रहे हैं कि वो ये बात भी ना करे। सिंध में कितनी बिजली चोरी हो रही है, चूंकि पीपल्स पार्टी की आपकी ज़रूरत है, वो आपका बगल बच्चा बना हुआ है, तो वहाँ पे खैर खैर नारे हैं। ये जनूबी पंजाब में कितनी चोरी हो रही है। ये फैसलाबाद और सियालकोट के ये जो आम सारिफीन का 10,000 12,000 का खैबर पख्तूनख्वा का बिल है, उनको भी देना चाहिए, लेकिन जिनका 10 करोड़ का बिल पेंडिंग है उससे अब क्यों नहीं लेते? ये बलूचिस्तान में क्या बिजली नहीं चोरी हो रही है? यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में वाले बिल नहीं देते, आप सर्विसेज तो पहले दे दें, फिर बिजली आप उनका बिल अगर कोई नहीं देता तो बिल्कुल जाए उनके सर पे फौज बिठाए अपने। तो बिजली के सिस्टम को दुरुस्त करने में माजी करीब में हमने देखा था कि फौज भी बैठ गई थी, उनसे भी ये काम नहीं हो सका। और ख़ुद अपने महकमे को, अपने घर को पहले दुरुस्त करे वापडा, उसके बाद जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आती है। IPPs के पैसे खुदा रहा, कैपेसिटी बिल्डिंग पेमेंट्स को अभी तक आप अभी ख़त्म करें, कल आपका खसारा जो है वो सिफर हो जाएगा। उसमें फिर आपको खैबर पख्तूनख्वा से शिकायत रहेगी, न सिंध से, न पंजाब से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सूबे को उसका हक दिया जाए तो फिर मामलात हल हो सकते हैं। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और बात करनी है कि एक तो बिजली दस्तयाब नहीं है, और अगर दस्तयाब है तो वो भी बहुत महंगी, यानी दिन ब दिन इसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है, और आसमान से गिरा खजूर में अटका के मुतरादिफ अब फिक्स्ड चार्जेस भी लगा दिए गए हैं। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम नाज़रीन। नेपरा ने बिजली के घरेलू सार्फिन पर एक और बोझ लाद दिया है, यानी अब आप महीने में जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उन यूनिट्स के हिसाब से एक मखसूस रकम आपको हर बिल में अदा करना होगी। मिसाल के तौर पर 301 से 400 यूनिट तक के सार्फिन को 200 रुपया फ़िक्स चार्जेस देना होंगे। जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे आपके फ़िक्स्ड चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। तो सलमान साहब, हमने देखा हाल ही में फ़ी यूनिट बिजली की जो बुनियादी कीमत है उसमें 6.25 रुपये इजाफा किया गया है, फिर आप फ़िक्स्ड चार्जेस भी लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म तो कहते हैं हम आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, तो फिर ये क्या हो रहा है? देखिए, ये बिजली का मसला तब हल होगा जब लोग बिजली का बिल मीटर कटवा देंगे। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये बिजली बड़ा इशू बनी कहाँ से? देखिए, हम देखा करते थे कि बिजली के बिल लोगों की दस्तरस में होते थे। कभी भी ये जब से IPPs आई हैं उस वक्त से बिजली बड़ा इशू बनी है। ये IPPs किसके हैं, क्यों कर हैं, लूट मार का निज़ाम है। मैं आपको सिर्फ छोटे सा ये फिगर बता रहा हूँ कि रवां माली साल में 1300 अरब की बिजली इस्तेमाल हुई है, 3446 अरब इसके एवज़ वसूल किए गए हैं, 2146 उस बिजली के वसूल किए गए हैं जो बिजली बनी नहीं है। और बात यह है कि ये लोड सिर्फ उन पे डाला जा रहा है जो बिजली का बिल देते हैं। और उनको इस बात पे तैयार किया जा रहा है कि वही कुछ करें जो हम इससे पहले जिस इशू पे डिस्कस कर रहे थे कि माजी के अंदर जो कुछ होता रहा है यहाँ पर कि बिजली का बड़ा इशू, ये IPPs की लानत से जब तक छुटकारा हासिल नहीं होगा या आपके गर्दन के अंदर यही चीज़ पड़ी रहेगी। और सबसे ज़्यादा परेशानी आज आम आदमी को ये होती है कि 25 तारीख के बाद वो ये समझते हैं कि जिन आ रहा है। बिल्कुल, उस जिन ने जिस घर के अंदर आ गया उनका सुकून सब परेशान होते हैं कि बिल आने वाला है, बिल आने वाला है। ऐसे खौफ की फ़ज़ा होती है हर घर में। डॉक्टर साहब, ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक अवाम पर बिजली बॉम्ब गिराया जा रहा है। देखिए, होना क्या है, पाकिस्तान में जो हैं अदारे, जो रियासती अदारे हैं, लगे हुए हैं अवाम को फेंटी लगाने में, क्योंकि अवाम की तरफ से रिएक्शन कोई नहीं हो रहा ना। हमारी अवाम भी कब तक बर्दाश्त करेगी फिर? पता नहीं कब तक करेगी। वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढती है ना, किसी दाएं बाएं से होकर निकल जाए। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत वक्त को जो अवाम की हुकूमत कहलाती है, इलेक्टेड हुकूमत कहलाती है, 8 फरवरी को जो इलेक्ट होकर आई है, वो हमें बता दे कि ये जो IPP से जो कैपेसिटी के एग्रीमेंट्स किए गए थे वो किन्होंने किए थे, किन्होंने साइन किए थे? 94 में हुए थे। और कुछ चाइनीज़ के साथ माशाअल्लाह हमारी मौजूदा क़यादत नहीं करना चाहिए, पार्टी की हुकूमत ने किए थे। वो चाइनीज़ के साथ मोर और लेस मिलते जुलते हैं, लेकिन हैं डिफरेंट उससे। तो हमें थोड़ी सी तफसील तो बता दे और जस्टिफिकेशन दे कि ये क्यों ये IPP के साथ कैपेसिटी के हुए हैं, कोई बिजली पैदा हो या ना हो, आप उनको डॉलर में पेमेंट करेंगे। हुआ क्या है, मज़े किए हैं हुक्मरानों ने, एग्जैक्टली फेंटी लगी है अवाम को, अवाम उसका पैसा, कैपेसिटी पेमेंट आप कर रहे हैं अपने बिलों में, इसके पैसे दे रहे हैं, अब मज़ीद आप पे पैसे लगेंगे। जो प्राइस है इस वक्त, बिजली की जो प्राइस है आम आदमी के लिए, टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के इस इलाके में सबसे ज़्यादा है। जो आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं, जरा चेक तो करें ना वहाँ बिजली का रेट क्या है। आप लोगों की गुफ्तगू के मुताबिक सबसे बड़ा मसला IPPs ही है। तो नहीं, IPP नहीं है, ये हुकूमतों की नालायकी है। और हुकूमत के अंदर कुछ किसी ने फ़ायदा तो ज़रूर, जब ये इस किस्म का गैर दानिशमंदाना एग्रीमेंट साइन हुए हैं, किसी ने एक बेनिफिट तो किया है। ठीक है, तो रसूल बख्श रईस साहब, हल क्या है इसका? अवाम कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि हमें जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, ऐवानों में बैठे हुए हैं, उससे पूछना चाहिए कि आपने ही किए मुआहदे, और ये भी बता दें कि इनके मालिक कौन हैं। इनमें मालिक पाकिस्तानी हैं, वो भी यहाँ पे हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। मुआहदे भी किए, उन मुआहदों के मुताबिक उन्होंने ये ऐसे कारखाने भी लगाए बिजली पैदा करने के, और ज़ाहिर है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। उनसे तो पूछा जाए। कल आपने देखे एक जो है ना सॉवरेन गारंटी का मतलब है कि आपने रियासत के इक़्तिदार की उनको ज़मानत दी हुई है। ठीक है, कि यही कंपनियां जो पाकिस्तानी ओन करते हैं, हुक्मरान तबकात से, वो आपको इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट्स में ले जाएंगे, और जिस तरीके से रिकोटेक का मसला हुआ था, इस तरह से आप जुर्माने कराएंगे। आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उसके लिए हल निकालना होगा, या हमारी पार्लियामान निकाले, ये तो नहीं निकालने के लिए तैयार,
या हमारी अस्करी क़यादत निकाले। ठीक है, हल तो तभी निकलेगा ना जब आप रियलाइज़ अदालत करेंगे कि नहीं हाँ निकाल हमसे ये गलत मुआहदा हुआ है। जब रियलाइजेशन ही नहीं है तो फिर हल कैसे निकलेगा? साफ़ी साहब, कब तक अवाम पर बोझ लादते रहेंगे और अपनी गलतियाँ नहीं सुधारेंगे हुक्मरान? देखिए, आवाम नहीं बोल रही है और आवाम ने बेदार नहीं होना है। आवाम सिर्फ लाउड स्पीकरों पे निकलती है एक दूसरे को ज़िंदा जलाने के लिए। इन मकासद के लिए आवाम ना इकट्ठे पहली हुई है, ना अब हमें नज़र आ रहा है। अब देखिए, इस मुल्क में बिजली बिल पे पहले से 7-8 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। GST, इनकम टैक्स, सरचार्ज, फिर फ्यूल सरचार्ज, फिर उसके ऊपर और सरचार्ज, फिर आपका टेलीविज़न फ़ी, इसके साथ साथ और भी आपसे इतनी चीज़ें ली जा रही हैं। और दिन ब दिन जो है IMF के कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और बिजली मज़ीद महंगी से महंगी तर होती जा रही है। वफाक का मसला ये है कि वफाक उलझ गई है हमारे गंडापुर साहब के जुल्फ़ों के तारों में, और बिजली के तारों की जानिब उनकी तवज्जो ही नहीं जा रही है, और उन तारों में बिजली है भी नहीं। यहाँ पे देखिए जो मसला है, किसी ने आज तक ये कैपेसिटी बेस्ड पेमेंट पे बात की है? वज़ीर आज़म साहब के मुंह से आपने सुना है? वज़ीर ख़जाना की इतनी लंबी बजट तकरीर में आपने इस बात को कहीं नोट किया है? पीपल्स पार्टी ने कभी इसके खिलाफ बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म ने भी जिक्र किया कि आम बेचारे, उन्हें अपने रोज़गार का फ़िक्र है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा कि अवाम पिसते जा रहे हैं और आप मज़ीद बोझ डालते जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।